गाइज आज बात करने वाले हैं 21वीं सदी के चाणक्य और भारत के रियल लाइफ के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी के बारे में। अजीत डोभाल जी एक ऐसे शख्स है जो पाकिस्तान को खुलेआम मुंबई हमले के बदले बलूचिस्तान तक छीन लेने की चेतावनी से नहीं डरते। अजीत डोभाल जी 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे और अपने भारत देश के लिए जासूसी करी, अपने देश से दुश्मनों को खत्म करने की कसम खाई और अपने देश की रक्षा करने के लिए ही हमेशा प्रतिबद्ध रहे। इनकी बेजोड़ रणनीतियां आतंकवादियों के लिए एक डरावने सपने की तरह है, जिसने पाकिस्तान को थर-थर कांपने पर भी मजबूर कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी के बाद अजीत डोभाल जी दूसरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति और सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और कैबिनेट से पीएमओ को डायरेक्ट रिपोर्टिंग और बीच में और कोई भी नहीं। अजीत डोभाल जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 में आजादी से पहले हुआ था। इनके पिता इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और इन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करी। 1968 में इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस ज्वाइन करी और इनको कैडर मिला था केरला का। अपनी 37 ईयर की सर्विस में 7 साल ये पुलिस में रहे और उसके बाद आईबी, रो और साथ ही देश के लिए जासूसी की और अपने देश के दुश्मनों का खात्मा किया। 1972 में अजीत डोभाल जी ने आईबी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद उन्होंने सारा समय जासूस बनकर खुफिया विभाग में बिताया था। 1972 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही थी, बहुत ज्यादा आतंकवाद बढ़ रहा था, हिंसा बढ़ रही थी और अशांति बहुत ज्यादा फैली हुई थी। मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट, जिसे एमएनएफ भी कहा जाता था, वो मिजोरम का उग्रवादी संगठन बन गया था और एमएनएफ के लीडर थे लालडेंगा, जो आगे चलकर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। एमएनएफ मिजोरम को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा था। तब 80 के दशक में लालडेंगा के नेतृत्व में जो एमएनएफ ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, तो उस हिंसा और अशांति को समाप्त करने के लिए अजीत डोभाल जी ने उसकी कमान अपने हाथों में ली थी और इन्होंने वहां पर 5 साल तक काम किया था और मिजोरम में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, जो भी सुधार हुए थे, उसका श्रेय अजीत डोभाल जी को ही जाता है। 1986 में अजीत डोभाल जी ने लालडेंगा के 7 में से 6 कमांडर्स का विश्वास जीत लिया था और इसका नतीजा यह हुआ था कि लालडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति समझौता करना पड़ा और इन्होंने वहां सक्रिय उग्रवादी संगठन की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में कई साल बिताए थे। इस संधि के दौरान इन्होंने राखीन म्यांमार में अराकोन की सीमा के अंदर और चाइना की सीमा के अंदर भी विद्रोहियों के साथ समय बिताया था। और फिर डोभाल जी मिजोरम से सिक्किम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय के दौरान अहम भूमिका निभाई। और नॉर्थ ईस्ट के इन सफल अभियानों के बाद अजीत डोभाल जी पाकिस्तान चले गए और फिर वहां पर उन्होंने 7 साल बिताए एक अंडरकवर एजेंट बनकर। अजीत डोभाल जी ने एक समारोह में भाषण देते हुए एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि लाहौर में एक औलिया की मजार है, जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। मैं भी उस वक्त पाकिस्तान में एक मुस्लिम शख्स के साथ रहता था और मैं भी एक बार वहां से गुजर रहा था, तो मैं भी उस मजार के अंदर चला गया। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वहां पर कोने में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने मुझे देखते एक सवाल किया। उसने कहा, क्या तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि मेरे साथ आओ। फिर वो उनको पीछे की तरफ से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो बोला कि देखो, तुम एक हिंदू हो। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा कि आपके कान छेदे हुए हैं। मैंने कहा कि बचपन में मेरे कान छेदे गए थे, लेकिन मैं बाद में कन्वर्ट हो गया। तो उसने कहा कि तुम बाद में कन्वर्ट नहीं हुए। खैर छोड़ो, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, नहीं तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा, मैं भी एक हिंदू हूँ। फिर उसने एक अलमारी खोली और उसमें शिवजी और दुर्गा जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर लोग मुझे सिर्फ मुस्लिम धर्म के शख्स के रूप में ही जानते हैं। एक दंगे में यहाँ पर मेरे पूरे परिवार के लोगों को मार दिया गया था और मैं तब से यहाँ पर भेष बदल के रह रहा हूँ। और ये कहानी बताती है कि अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट थे और बाद में अंडरकवर एजेंट से हटने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में भी काम किया। अजीत डोभाल जी बहुत ज्यादा बुद्धिमान और चालाक जासूस थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी कहानी पर आते हैं। इंदिरा गांधी ने 7 सितंबर 1972 को पोखरण में न्यूक्लियर का टेस्ट कर दिया, जैसे बाद में आगे चलकर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। अपना न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ और वो सफल भी हो गया, जिसको देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्ची तो लगनी ही थी, उसे तकलीफ तो होनी ही थी। तो उसने भी तैयारी करनी शुरू कर दी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट डॉक्टर एक्यूब खान ने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं।
लेकिन फ्रांस को ये समझ में आ गया था कि ये टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वेपन्स पर काम करना चाहता है। तो इस बात से फ्रांस इससे बाहर हो गया था। लेकिन चाइना तो है ही पाकिस्तान का सच्चा मित्र, तो इसने पाकिस्तान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन एक युग खान की भी तैयारी पूरी नहीं थी तो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए, और उस वक्त नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन के पिता भी न्यूक्लियर के चक्कर में थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। और इधर भारत को भी समझ में आने लगा था कि क्या चक्कर चल रहा है, ये नॉर्थ कोरिया क्यों गया। सबको लगने लगा था कि ये अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के चक्कर में है। इधर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रो और आईबी का गठन कर दिया और अपनी एक बढ़िया टीम बना दी, जिनको वो इधर से पाकिस्तान और चाइना भेजेंगी, और अपने नेटवर्क और स्पाई को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जिससे उन्हें एक सही खबर मिल सके। इंदिरा गांधी जी ने अजीत डोभाल जी को सिलेक्ट किया और उनको कहा गया कि अब तुम डायरेक्ट मेरे को ही रिपोर्ट करोगे और तुम आईबी को लीड करोगे और अपना नेटवर्क बनाओगे पाकिस्तान में। कहोटा नाम की एक जगह थी रावलपिंडी के पास, जहां पर इनका खान रिसर्च सेंटर था, जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। ये खबर तो पता लग गई थी, लेकिन अंदर की चीजें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये एक अंडरकवर एजेंट बनकर वहां पर पहुंच गए, वहां ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगे कि कुछ मिल जाए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो ये कहोटा में भिखारी बनकर घूमने लगे जानकारी इकट्ठी करने के लिए। इधर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई थी। इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, फिर उनके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। अब अजीत डोभाल जी खान रिसर्च सेंटर के बाहर ही बैठने लगे भिखारी बनकर, वहां के साइंटिस्ट पर नजर रखने लगे, लेकिन वो चीजों को पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने रिसर्च करी, कई किताबें पढ़ी, उनको फिर अपनी पढ़ाई याद आई। उनको पढ़ाया गया था कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है तो उनकी रेडिएशन उनके शरीर पर आ जाती है। ये सोच रहे थे कि किसी की स्किन का टुकड़ा या फिर उनका बाल मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। फिर डोभाल जी ने एक ऐसी नई दुकान खोज निकाली जहां पर साइंटिस्ट अपने बाल कटवाने जाते थे, और ये वहां पर बाहरी भिखारी बनकर बैठ गए और उन साइंटिस्ट लोगों के बालों के सैंपल को कलेक्ट करने लगे, और फिर धीरे धीरे अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भिजवा दिया। फिर जब इंडिया में इसको चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में इसमें रेडिएशन भी मिल गया। फिर इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को कैसे रोका जाए, उसके रिसर्च सेंटर को कैसे तबाह किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। अगर इनके साथ दोबारा अटैक किया तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, और इस बात के लिए हमारे पीएम भी नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने एक रास्ता निकाला, ये गए मोसाद के पास। मोसाद यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी। इन्होंने उसे कहा कि जैसे तुमने इराक को तबाह किया और अब ये पाकिस्तान बना रहा है न्यूक्लियर, ये भी एक मुसलमान देश है और इसने बना लिया तो इनका पहला निशाना तुम ही होगे। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा कि पाकिस्तान किस जगह रिसर्च सेंटर चला रहा है, कहां वेपन बना रहा है, बस तुम इसको यहाँ पर आकर उड़ा दो। और इस बात के लिए मोसाद तैयार भी हो गया। इजराइल ने कहा कि हम इराक के ऊपर से तो जहाज ला नहीं सकते, दूसरी तरफ से घुमाकर लाना पड़ेगा, बस तुम रिफ्यूलिंग के लिए हमारी मदद कर देना। गुजरात में हम रिफ्यूलिंग कर लेंगे और वहां से हम फिर जाकर पाकिस्तान के सेंटर को उड़ा देंगे। इन्होंने रिपोर्ट किया पीएमओ को। इन्होंने पीएमओ से बात करी और कहा कि हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, सारा काम इजराइल कर देगा और पाकिस्तान का सेंटर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मोरारजी देसाई थे वो गांधी विचारधारा के थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। मोरारजी देसाई ने सोचा था ये प्लान तो इंदिरा गांधी का था, और प्लान सक्सेस हो गया तो इंदिरा गांधी की वाहवाही होगी। उधर मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया कि वो टेस्ट कर रहा है, उसको करने दो, हम हिंसा नहीं कर सकते। इजराइल को यहाँ लाकर हम अपने देश को खून से नहीं रखना चाहते, तुम इस प्लान को ड्रॉप कर दो। लेकिन अजीत डोभाल जी लगे रहे, वो कहाँ मानने वाले थे, कोशिश करते रहे। इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको पकड़ लिया और साइंटिस्ट को कहा कि मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा, और अगर तू नहीं चाहता मैं ये सब करूं तो बस तू मुझे अपने रिसर्च सेंटर का ब्लूप्रिंट ला कर दे। उधर ये साइंटिस्ट घबरा गया और डर गया। उसने कहा मैं तुम्हारे को सब ब्लूप्रिंट ला कर दूंगा, बस तुम मुझे $10,000 दे दो जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। उधर इन्होंने फोन लगाया पीएमओ को, कहा बस $10,000 दे दो, काम हो गया हमारा। लेकिन मोरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। मोरारजी देसाई बोले हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, करने दो। उधर जैसे मोरारजी देसाई ने मना किया तो अजीत डोभाल जी फिर से बहुत परेशान हो गए। लेकिन अजीत डोभाल जी फिर भी लगे रहे, वो कोशिश करते रहे कि मैं कैसे इसको खत्म करूं। लेकिन इधर पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति जियाउल हक ने कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन वो थोड़े धार्मिक विचारों के थे, सबको साथ लेकर चलने वाले थे और अपने पड़ोसी देशों से रिश्तों को अच्छा बनाकर रखना चाहते थे। ये कभी श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात करते, कभी बांग्लादेश के, कभी नेपाल के, तो कभी भारत के भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करते। जब एक बार इन्होंने मोरारजी देसाई से फोन पर बात की तो उस वक्त मोरारजी देसाई रात को अपने आनंद में थे, तो बात करते हुए बोले, अरे ओ जियाउल हक, तुम क्या समझते हो, हमें कुछ नहीं पता, हम सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हम सब जानते हैं तुम कहोटा में क्या कर रहे हो, तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे यहाँ कितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है हम सब जानते हैं जियाउल हक, तुम अपने कंट्रोल में रहो।
इधर ये सुनते ही जियाउल-हक परेशान हो गया। इन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई और कहा कि इतनी कॉन्फिडेंशियल बात कैसे लीक हो गई। दुनिया में बात कोई भी नहीं जानता, कोई भी देश ये नहीं जानता कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री को बात कैसे पता चल गई। फिर इन्होंने हमारे नेटवर्क के आईबी और रो के एजेंट्स को पकड़ कर और ढूंढ कर मार दिया। लेकिन अजीत डोभाल जी चुपचाप पाकिस्तान से निकल गए और इंडिया में आ गए। लेकिन इन्होंने इतना तो पाकिस्तान को तबाह कर ही दिया था कि इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले कर दिया। 18 सितंबर 2016 को हमारे 18 सोल्जर शहीद हो गए थे उरी के अटैक में। जब ऐसा हुआ तो पूरे देश में गुस्सा था और बदला लेने की चाहत थी, और फिर ये आगे बढ़े और तुरंत एक्शन लिया। भारत पर हमले के 11 दिन बाद एलओसी में घुसकर अटैक किया, 3 किलोमीटर अंदर गए, लॉन्च पैड खत्म किया, 2 पाकिस्तान सोल्जर्स को मारा और साथ ही 38 टेररिस्ट को भी खत्म किया और इंडिया की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और फिर शुरू होती है सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। फिर अजीत डोभाल जी ने तुरंत एनएससी की एक टीम बुलाई और मिलिट्री की हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सारे ब्लूप्रिंट तैयार किए और पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने पीएम से भी अप्रूवल ले लिया। और वैसे भी इनकी मोदी जी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और दोनों की आइडियोलॉजी भी मिलती है। और इन्हीं की वजह से अपनी सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल रही और हमारे 18 जवानों को इसकी सफलता पर असली श्रद्धांजलि मिली। और फिर 2019 में पुलवामा एयर स्ट्राइक किया। हमले के 12वें दिन इन्होंने अटैक किया एलओसी में और फिर पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप को तबाह कर दिया। और जब हमारी एयरफोर्स वापस आने लगी तो पाकिस्तान ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। और जब फॉलो किया तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने दोबारा से हमला करने के लिए और दोबारा उनको खदेड़ने के लिए चले गए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहीं रह गए। और फिर ये खबर पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन हमारे अजीत डोभाल जी को सिर्फ 2 दिन लगे अभिनंदन जी को भारत वापस लाने में। यूएस के एम्बेसी के थ्रू डायरेक्ट मैसेज पहुंचा, इतनी तेजी से पहुंचा कि पाकिस्तान के पीएम बोले कि हमने जो इंडिया के कमांडर को पकड़ा है उनको सिर्फ हम पी जैसर वापस कर रहे हैं। और 48 घंटे के अंदर अजीत डोभाल जी ने क्लियर मैसेज दे दिया था कि जरा भी इधर उधर हुआ तो बलूचिस्तान तुम्हें दिखेगा नहीं। और इन्हें 48 घंटे के अंदर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को वापस भेजना पड़ा। अजीत डोभाल जी कभी डरे नहीं, इन्होंने सिर्फ सबको डराया अपने काम से और हमारे दुश्मन इनके नाम से भी डरते हैं। अजीत डोभाल जी अपने मेंटल पीस को मैनेज करते हैं और सामने वाले के माइंड को पढ़ लेते हैं और साथ ही एग्रेशन और पीस को एक साथ लेकर चलते हैं हमारे अजीत डोभाल जी। तो दोस्तों ये थी अजीत डोभाल जी की बायोग्राफी और उनकी बहादुरी के किस्से। और दोस्तों हमारे अजीत डोभाल जी के लिए कमेंट बॉक्स में हैट्स ऑफ और सैल्यूट तो बनता ही है। और साथ ही वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताएं और देखते रहें 3AV नॉलेज।